नाजरीन, इस दिलचस्प कहानी की शुरुआत 1908 में हुई थी, जब मिशिगन के शहर डिट्रॉइट में एक खातून अपनी गाड़ी ड्राइव करके कहीं जा रही थी। अचानक उसकी गाड़ी में कोई मसला हुआ और वो बीच रोड पे ही खड़ी हो गई। ये देखकर पास गुजरते हुए एक शख्स ने अपनी गाड़ी रोकी और उस खातून की मदद करना चाहिए। उस दौर में गाड़ियां सेल्फ लगाकर नहीं बल्कि एक हैंडल को घुमाकर स्टार्ट की जाती थी। इस हैंडल को घुमाने के लिए काफी जोर लगाना पड़ता था और ये काम किसी खातून के करने जैसा नहीं था। इसी वजह से वो शख्स आगे बढ़ा और उस खातून की गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की। गाड़ी तो स्टार्ट हो गई, लेकिन इंजन ने बैक फायर किया और वो क्रैंक हैंडल जोर से उस शख्स के जबड़े पर जा लगा। ये चोट इतनी गहरी थी कि कुछ ही दिनों के बाद उसकी मौत हो गई। ये शख्स बायरन कार्टर थे, जो खुद एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मालिक हुआ करते थे। क्रैंक हैंडल की वजह से ये कोई पहला हादसा नहीं था, लेकिन बायरन कार्टर की मौत ने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को एक गहरा सदमा पहुंचाया। उस वक्त कैडिलैक कार कंपनी के मालिक हेनरी लीलैंड थे, जो कि इस हादसे में मरने वाले बायरन कार्टर के गहरे दोस्त भी थे। अपने दोस्त की मौत पे हेनरी को इतना सदमा पहुंचा कि उन्होंने फैसला किया कि अब वो अपनी कैडिलैक कार्स में इस क्रैंक हैंडल से जान छुड़ा कर ही रहेंगे। हेनरी चाहते थे कि कोई ऐसा सिस्टम हो जो गाड़ी के इंजन को ऑटोमेटिक स्टार्ट करे, यानी उसके लिए किसी किस्म का जोर ना लगाना पड़े और वो बिल्कुल सेफ भी हो। इसी मकसद के लिए उन्होंने चार्ल्स केटरिंग को हायर कर लिया। 3 सालों की मेहनत के बाद 1911 में दुनिया की पहली क्रैंकलेस कार बनाई गई, जिसको कैडिलैक 30 का नाम दिया गया। कैडिलैक 30 न सिर्फ एक इलेक्ट्रिक स्टार्टर मोटर के जरिए बगैर जोर लगाए स्टार्ट होती थी, बल्कि ये दूसरी गाड़ियों से ज्यादा पावरफुल भी थी और ज्यादा तेज भी चल सकती थी। कैडिलैक 30 की ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, जिसकी वजह से कंपनी की सेल्स में दुगना इजाफा भी देखा गया। लेकिन इन सब खूबियों के साथ साथ इसमें एक मसला भी था। मसला ये था कि इसका इंजन पुराने मॉडल की गाड़ियों से ज्यादा आवाज करता था, इतनी आवाज कि अक्सर लोगों को कानों पे हाथ रखना पड़ता था। अब नॉर्मली इंजन में एक सिलेंडर के अंदर पिस्टन लगा होता है। इस सिलेंडर के टॉप पर स्पार्क प्लग सिलेंडर के अंदर मौजूद फ्यूल और ऑक्सीजन के मिक्सचर में एक स्पार्क के जरिए आग लगाता है। आग लगने से सिलेंडर के अंदर गैस का प्रेशर बनता है और वो प्रेशर पिस्टन को नीचे की तरफ धकेलता है। कैडिलैक 30 में ज्यादा आवाज की वजह यह थी कि पिस्टन जब वापस ऊपर की तरफ जाता था तो फ्यूल और ऑक्सीजन का मिक्सचर कंप्रेस होते ही इसमें आग लग जाती थी, यानी इसमें स्पार्क प्लग के आग लगाने से पहले ही आग भड़क जाती थी। और यही वजह थी कि इसमें ये अजीब आवाज पैदा हो रही थी, जिसको इंजन नॉकिंग कहा जाता है। इंजन नॉकिंग की वजह से कैडिलैक 30 की फ्यूल कंजम्पशन भी काफी खराब थी, क्योंकि इंजन में फ्यूल और ऑक्सीजन का मिक्सचर अपने टाइम से पहले ही जल जाता था। इस मसले को हल करने के 2 तरीके थे। या तो पिस्टन का साइज छोटा किया जाए, लेकिन ऐसा करने से गाड़ी सेल्फ मोटर से स्टार्ट नहीं होगी, और दूसरा तरीका ये था कि फ्यूल को बदला जाए, यानी इसमें कोई ऐसे किस्म का फ्यूल डाला जाए जो कंप्रेस होने पर खुद ब खुद ना जले। मुख्तलिफ किस्म के फ्यूल्स कंप्रेस होने पर अलग अलग रवैया रखते हैं। जिन फ्यूल्स में हेप्टेन की मिकदार ज्यादा होती है वो प्रेशर पड़ते ही आग पकड़ लेते हैं। इस किस्म के फ्यूल्स को स्पार्क प्लग की जरूरत नहीं होती, जैसा कि डीजल इंजन में होता है। इसके बरक्स जिन फ्यूल में ऑक्टेन ज्यादा होता है उसमें उतना ज्यादा प्रेशर बर्दाश्त करने की सकत होती है, यानी हाई ऑक्टेन वाले फ्यूल्स में सिर्फ तब आग लगती है जब उनको डायरेक्ट स्पार्क लगता है। जब कैडिलैक 30 में ये मसला पेश आया था, उस दौर के फ्यूल में 50% ऑक्टेन होता था। कैडिलैक के मालिक हेनरी लीलैंड और चार्ल्स केटरिंग अब ये चाहते थे कि कोई ऐसा फ्यूल बनाया जाए जिसकी ऑक्टेन रेटिंग ज्यादा हो और वो नॉकिंग प्रोड्यूस ना करे, और इसी मकसद के लिए उन्होंने 27 साला इंजीनियर थॉमस मिडजली को हायर किया। थॉमस का काम ये था कि उनको मुख्तलिफ चीजें ऐड करके फ्यूल की ऑक्टेन रेटिंग को बढ़ाना था। उन्होंने फ्यूल में कई केमिकल्स ऐड करके एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन किसी से भी फ्यूल की ऑक्टेन रेटिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पूरे 5 सालों तक वो नाकाम होते रहे, लेकिन फिर आखिरकार 1923 में उन्होंने एक ऐसा कंपाउंड तैयार किया जिसने फ्यूल की ऑक्टेन रेटिंग को बढ़ाकर इंजन नॉकिंग का खात्मा किया। ये कंपाउंड था टेट्रा इथाइल लेड, जो ठीक थॉमस मिडजली की उम्मीदों पर उतरा था। ये कंपाउंड फ्यूल में ऐड करने से न सिर्फ कैडिलैक 30 की नॉकिंग खत्म हुई, बल्कि फ्यूल एवरेज और पिकअप में भी खातिर खा इजाफा देखा गया। इस नए फ्यूल को इतनी ज्यादा कामयाबी मिली कि इसको मास लेवल पे प्रोड्यूस करने का फैसला किया गया। थॉमस मिडजली ने चार्ल्स केटरिंग के साथ मिलकर अपने इस नए प्रोडक्ट को एथल का नाम दिया और इसकी बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए एक नया केमिकल प्लांट लगाया जिसमें सिर्फ यही कंपाउंड तैयार होना था। लेकिन इस केमिकल प्लांट को स्टार्ट हुए अभी सिर्फ 2 महीने ही गुजरे थे कि एक मसला पेश आ गया।
मसला ये हुआ कि प्लांट में कुछ वर्कर्स की तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई और 5 लोगों की मौत भी हो गई। लोगों का मानना था कि इसका मेन रीजन टेट्रा एथिल लेड में मौजूद लेड की मिकदार है। लेड एक बहुत डेंजरस केमिकल एलिमेंट होता है जो कैल्शियम की तरह इंसान की हड्डियों में सालों तक जमा रहता है। इसके साथ साथ लेड का दिमाग पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है क्योंकि ये ब्रेन में मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर्स को रोक भी सकता है। मीडिया ने इस बात पर काफी शोर मचाया, लेकिन असल में उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं था कि लेड की वजह से ही उन वर्कर्स की मौत हुई है, क्योंकि आखिरकार इस कंपाउंड में लेड की क्वांटिटी ना होने के बराबर ही थी। तकरीबन 1000 ड्रॉप्स में सिर्फ 1 ड्रॉप जितना लेड। और इस शक को उस वक्त के स्टैंडर्ड ऑयल के प्रेसिडेंट फ्रैंक हॉवर्ड ने जड़ से ही उखाड़ दिया जब उन्होंने ये कहा कि हम किसी भी ऐसी चीज को खत्म नहीं कर सकते जिसका हजारों लोगों को फायदा हो रहा है, और वो भी सिर्फ इस बिना पर कि हमें इस पे शक है। अगले कई सालों तक थॉमस मिजली का बनाया हुआ लेडेड फ्यूल पूरी दुनिया में जोरों शोरों से चलता रहा और लाखों गाड़ियां धुएं में लेड को छोड़ती रहीं। 50 सालों तक माहौल लेड से आलूदा होता रहा, लेकिन फिर मॉडर्न साइंटिफिक टूल्स की मदद से ग्रीनलैंड में एक रिसर्च की गई। इस रिसर्च में जो कुछ जानने को मिला वो वाकई काफी ज्यादा हैरानकुन था। पिछले 2500 सालों से पड़ने वाली बर्फ के सैंपल्स को जब 1970s में पड़ने वाली बर्फ से कंपेयर किया गया तो इसमें लेड की क्वांटिटी 1000% ज्यादा थी। इस ग्राफ में भी आप देख सकते हैं कि 1900s की शुरुआत से हवा में लेड की मिकदार ने अचानक शूट मारा है और 1970s में ये अपने पीक पर थी। इस रिसर्च को और ज्यादा ऑथेंटिक बनाने के लिए कई लोगों की हड्डियों और दांतों से सैंपल्स कलेक्ट किए गए, जिनमें लेड की मिकदार को एंशिएंट ममीज की हड्डियों में मौजूद लेड से कंपेयर किया गया। इस कंपैरिजन से भी साबित हो गया कि 1970s में लोगों में लेड की मिकदार 2500 साल पहले बसने वाले लोगों से 1000% ज्यादा थी। लेकिन सवाल यह है कि बॉडी में लेड आखिर क्या नुकसान पैदा कर सकता है। एक रिसेंट रिसर्च के मुताबिक लेड की वजह से आर्टरीज छोटी हो जाती हैं, जिससे खून को वेसल्स से गुजरने में दुश्वारी होती है, जिसकी वजह से कई बीमारियां जन्म लेती हैं, जिनमें दिल की बीमारियां भी शामिल हैं। इसके अलावा लेड के दिमाग पर असर करने से लोगों के रवैयों में काफी बदलाव भी देखा गया। रिसर्च के मुताबिक 1950s से लेकर 1980s तक यूएसए में क्राइम रेट भी अपने पीक पर था। इस क्राइम रेट के बढ़ने के पीछे लेड पॉइजनिंग है कि नहीं, ये जानने के लिए अरेस्ट होने वाले कई मुजरिमों का ब्लड टेस्ट किया गया तो हैरत अंगेज तौर पे ये नोटिस किया गया कि उनमें से ज्यादातर के ब्लड में लेड की क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी। न सिर्फ यूएसए बल्कि ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी क्राइम रेट का एक जैसा ग्राफ ही देखा गया। 2018 में की गई एक रिसर्च के मुताबिक लेड की वजह से हर साल 2.5 लाख लोग सिर्फ यूएसए में मरते थे। यानी 1950s से लेकर 1980s तक सिर्फ यूएसए में ही 75 लाख लोग लेड पॉइजनिंग की वजह से मरे थे। तो आप अंदाजा लगा लें कि पूरी दुनिया में कितने लोग मरे होंगे। और ये सब थॉमस मिजली के पैदा किए हुए लेडेड फ्यूल की वजह से ही हुआ था। ये सिर्फ लेडेड फ्यूल ही नहीं था जो थॉमस मिजली की सबसे बड़ी गलती थी, बल्कि लेडेड फ्यूल की कामयाबी के बाद इनको एक और प्रोजेक्ट पे लगाया गया था। उस दौर में रेफ्रिजरेटर्स के अंदर ठंडा करने के लिए 2 बहुत ही टॉक्सिक गैसेस इस्तेमाल की जाती थी। थॉमस को ये प्रोजेक्ट दिया गया कि उनको एक ऐसी गैस तैयार करनी है जो ना ही फ्लेमेबल हो और ना ही जहरीली। थॉमस ने रेफ्रिजरेटर के लिए भी एक खास गैस तैयार की जिसको डाइफ्लोरोमीथेन का नाम दिया गया। इस गैस को मार्केट करने के लिए थॉमस ने सबके सामने रेफ्रिजरेटर की गैस अपनी लंग्स में भरी और उससे लोगों को जलती हुई मोमबत्ती बुझा कर दिखाई। थॉमस का एक्सपेरिमेंट एक बार फिर से कामयाब हो गया और इस गैस को भरपूर इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन इस गैस में मसला ये था कि ये हवा से भी ज्यादा लाइट होती है और अगर इसको हवा में छोड़ा गया तो ये आसमान में जाकर अर्थ के स्ट्रेटोस्फेयर में रुक जाती है, जहां ये 50 से 100 सालों तक रहती है। अब मसला ये हुआ कि जब इस नई गैस को मास लेवल पे इस्तेमाल किया जाने लगा तो काफी गैस एटमॉस्फेयर में छोड़ी जाने लगी और ये गैस स्ट्रेटोस्फेयर में जाकर फंस गई और उसने अर्थ की ओजोन लेयर को आहिस्ता आहिस्ता डैमेज करना शुरू कर दिया। इस डैमेज की वजह से जो माहौलियाती तबाही हुई उसको आज तक हम फेस कर रहे हैं। इन तमाम रिसर्च और एविडेंस की बिना पर थॉमस मिजली के बनाए हुए लेडेड फ्यूल और रेफ्रिजरेटर गैस को परमानेंटली बैन करने का फैसला किया गया। 1986 में सबसे पहले जापान ने लेडेड फ्यूल को बैन करके अनलेडेड फ्यूल इंट्रोड्यूस करवाया और देखते ही देखते बाकी तमाम कंट्रीज ने भी लेडेड फ्यूल पर पाबंदी लगा दी। ये फैसला करने के बाद माहौल में लेड की क्वांटिटी भी कम होती दिखाई देने लगी। 1970s में पीक मारने के बाद अब वापस ग्राफ तेजी से नीचे की तरफ आ रहा है।
थॉमस मिजली की रेफ्रिजरेटर गैस को भी बंद करने के बाद ये देखा गया कि ओजोन लेयर एक बार फिर से रिपेयर होना शुरू हो गई है। बेशक थॉमस मिजली को ये इल्म नहीं था कि उनकी ये 2 इजादात पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेंगी, लेकिन कई लोगों का मानना है कि अर्थ को जितना नुकसान थॉमस मिजली ने दिया है उतना किसी ने भी नहीं दिया। 1940 में थॉमस मिजली लेड पॉइजनिंग की वजह से ही दम तोड़ गए थे।